Yo, my dear lovely students, I hope you're doing well in your studies. After a very long time, we are back with our amazing lectures. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग एक बहुत ही अमेजिंग यूनिट है और ये 6 मार्क्स की हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला, इसको मैं वन शॉट में फिनिश करने का ट्राई करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है इसमें बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के बीच में एक्सचेंज करते हैं। जब पैसा नहीं हुआ करता था तो बार्टर सिस्टम चला करता था और एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी दी जाती थी। दैट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि उस टाइम पे पैसा नहीं होता था तो लोग एक दूसरे को सामान दिया करते थे। जैसे मान लो मुझे चावल चाहिए और मेरे फ्रेंड को गेहूँ चाहिए, और उसके पास गेहूँ है और मेरे पास उसके पास चावल है, मेरे पास गेहूँ है, तो हम दोनों अपने सामान को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। एंड दैट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बहुत सिंपल था, सीसी इकोनॉमी हुआ करती थी, कमोडिटी टू कमोडिटी में एक्सचेंज हुआ करता था। अब ये जो बार्टर सिस्टम था ना बच्चा, इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट थी, यानी ज़रूरी नहीं है ना कि सेम टाइम पे मुझे चावल चाहिए और उसको गेहूँ चाहिए हो सकता है कि उसके पास मुझे देने के लिए चावल हो और मेरे पास को देने के लिए गेहूँ हो, और उसको गेहूँ चाहिए हो बट मेरे पास मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे उस टाइम पे शूज़ चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत आती थी। दूसरा जो दिक्कत आता था, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे कि आप अपना अनाज वगैरह स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोरेज का बहुत दिक्कत आता था, कोई भी गुड्स आप स्टोर करके नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, ठीक है। लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट क्या होती है? जो टुकड़ों में पेमेंट की जाती है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे जो पेमेंट की जाती है उसको डिफर्ड पेमेंट करते हैं। और बार्टर सिस्टम के केस में डिफर्ड पेमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और इन सारी जगह पे हमारा बार्टर सिस्टम लैक करता था। तो इन सारी दिक्कतों का जो सॉल्यूशन आया वो आया मनी। मनी क्या होता है? मनी आपसे अगर मैं कोई पूछे कि मनी क्या होता है, आप बोलोगे पैसा। व्हाट इज़ पैसा? पैसा क्या है? मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं एक टाइम पर एक चीज़ों के लिए एक्सचेंज करने के लिए। Anything that is generally accepted as a means of exchange and that at the same time act as a measure and as a store of value is money. कोई भी चीज़ जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सचेंज करने के लिए, वो मनी है, ठीक है। और जो भी बार्टर सिस्टम के जो भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे ही मनी के हमारे क्या है, फंक्शन है। अब मनी इवॉल्व कैसे हुआ? मनी ने बहुत सारी फॉर्म्स ली इवोल्यूशन के प्रोसेस में। पहले होता था कमोडिटी मनी, फिर उसके बाद आया एनिमल मनी, फिर आया मेटेलिक मनी जो राजा महाराजा के टाइम पे चला करता था, फिर उसके बाद आया पेपर मनी जो आज के टाइम पे आप लोग देखते हो, पेपर मनी, क्रेडिट मनी और प्लास्टिक मनी। क्लियर हुआ ये चीज़? पेपर मनी भी 3 तरह का होता है, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी और नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी। इतना डेप्थ में नहीं जाता। अब जो मनी होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से मेन बात स्टार्ट होती है कि मनी के ब्रॉडली कितने तरीके के होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी आर देयर? तो 4 तरीके के मनी होते हैं। एक होता है फिएट मनी, एक होता है फिड्यूशरी मनी, एक होता है फुल बॉडीड मनी और एक होता है क्रेडिट मनी। फिएट मनी वो मनी होता है जो जिसके पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट पे चल रहा है। अगर आप एक 500 का नोट देखो तो 500 के नोट की पेपर वैल्यू अगर आप देखोगे तो उसकी क्या वैल्यू है? वो बस एक कागज़ का टुकड़ा है, बट वो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको इज्जत दे रहे हो। पैसा ही आपको इज्जत दिलाता है, ट्रू है, राइट। तो अब आप अगर उस नोट को इतनी इज्जत दे रहे हो, उसकी इतनी वैल्यू रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे रखी है ना। तो ऐसा पैसा जिसको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिली हो उसको हम लोग फिएट मनी बोलते हैं। फिड्यूशरी मनी वो मनी होता है जिसको एक्सेप्ट करना कंपल्सरी नहीं होता, पर जो हमारे दो लोगों के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है उसके बेस पे वो पैसा चल जाता है, उसको फिड्यूशरी मनी कहते हैं। जैसे कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह। जो चेक है उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। आप एक 20 रुपए का नोट देखोगे ना तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपके पास ये कुछ लिखा रहता है उसके ऊपर कि मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ, काइंड ऑफ। देखना मेरे को प्रॉपर याद नहीं है,
बट अगर आपके पास नोट हो या कोई भी नोट हो उसके ऊपर लिखा रहता है, तो जो हमारा फिड्यूशरी मनी होता है उसके अंदर कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं रहता है। बट दोनों के बीच में जो दो लोग होते हैं जिनके बीच में वो फिड्यूशरी मनी से ट्रांजैक्शन चल रही होती है, उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है जिसके बेस पे वो पैसा चल जाता है। फिर आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है जिसकी कमोडिटी वैल्यू उसकी मनी वैल्यू के इक्वल होती है, जैसे कि। और क्रेडिट मनी हम इसको पैरेलल समझेंगे, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जिसकी जो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो। और जो फुल बॉडीड मनी होता है जितनी कमोडिटी की वैल्यू होती है मनी की वैल्यू होती है। जैसे जो सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो जितने का वो चांदी होता था ना उतने का ही वो सिक्का भी होता था। मतलब वो सिक्का जितने रुपए का है, अगर हम लोग उस सिक्के को पिघला दें तो जितनी पिघलने के बाद उसकी वैल्यू आएगी, जो रॉ फॉर्म मिलेगा हमें, उसकी वैल्यू और उस कॉइन की वैल्यू वो दोनों सेम अमाउंट होता है, तो उसको हम लोग फुल बॉडीड मनी कहते हैं। क्रेडिट मनी क्या होता है, जैसे आपका 500 का नोट है पर उसके ऊपर 500 रुपये छपा हुआ है, तो आप उसको 500 रुपये की वैल्यू दे रहे हो, नहीं तो उसकी क्या वैल्यू है, वो एक कागज का टुकड़ा है। दैट्स इट, राइट? समझ आया? आई होप इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ मनी, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन फ्री आप पूछ सकते हो। और हाँ, एक इशू आ रहा था, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स में देखा कि पीडीएफ लिंक वर्क नहीं कर रहा है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जिसको भी पीडीएफ लिंक या पीडीएफ ओपन करने में दिक्कत आ रही है, आप लोग मेरे को बता देना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी आप लोग को पीडीएफ, अगर आप लोग टेलीग्राम पे हो तो। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। अब मनी जो है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। प्रेजेंट एरा में अगर हम देखें तो वी कैन नॉट फंक्शन विदाउट द यूज ऑफ मनी इन इट्स फॉर्म और द अदर। Thus, function of money can be categorized under two broad categories. अब जो function of money है, मनी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हम सब जानते हैं हमारी ज़िंदगी में मनी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? अब जो फंक्शन ऑफ मनी, मनी के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन होता है इसके अंदर दो फंक्शन आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर भी दो फंक्शन आते हैं, एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। जो चीज़ें मैंने आपको बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक में समझाई थी, वही सेम चीज़ें मनी का फंक्शन है। ऐसे कनेक्ट करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो। ओके, फिर आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज नथिंग बट एक टाइम पर इकोनॉमी में कितना पैसा फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई को हम लोग 4 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, M1, M2, M3, M4। बट लकीली आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है, M2, M3, M4 के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो M1 क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। C जो कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी कौन सा पैसा होता है? हाई पावर्ड मनी, काफ़ी लोग इस टॉपिक को इग्नोर करके चले जाते हैं, हाई पावर्ड मनी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जान लो। हाई पावर्ड मनी वो करेंसी होती है जो कि पब्लिक के पास होती है एंड रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व है और जो पब्लिक के पास करेंसी है, इन दोनों का जो सम होता है उसी को हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। बैंक, अब हम लोग का मनी वाला जो पूरा सेक्शन है वो एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे बैंक की तरफ। तो बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको फंड मिलता है पब्लिक से और वो लोन और एडवांस दे सकता है उन लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है। कमर्शियल बैंक्स, दो तरह के बैंक है हमारे पास, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक इज RBI, और कमर्शियल बैंक जैसे HDFC, ये सारे। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और उनको लोन देता है, यानी पब्लिक का पैसा रखता है और उनको लोन देता है, कंज्यूमर को, इन्वेस्टर्स को, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो प्रॉफिट कमाएंगे। ओके फाइन, इतना समझ आया? सो मनी और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक जो अपने पैसे का फ्लो इकोनॉमी में कैसे बढ़ाता है, जैसे कि आप सब ने अभी तक एनालाइज कर ही लिया होगा कि मनी, इस चैप्टर में मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो कमर्शियल बैंक जो है वो अपना पैसा कैसे बढ़ाता है इकोनॉमी के अंदर, कैसे पैसे को क्रिएट करता है। तो जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है इज एन आउटकम ऑफ इट्स टू प्राइमरी फंक्शन। इसके दो प्राइमरी फंक्शन का आउटकम होता है। पहला कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा ये लोन देता है। सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आ गई थी। कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, हम लेक्चर बनाए और कॉल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये जो प्रोसेस होता है क्रेडिट क्रिएशन, एक आउटकम होता है जिसमें इसके दो प्राइमरी फंक्शन की वजह से कमर्शियल बैंक अपना मनी क्रिएट कर पाता है। पहला ये तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा लोन देता है। तो जो बैंक होते हैं वो लोन इशू करते हैं अपने कैश रिजर्व में से with the confidence on their historical experience that all depositor will not withdraw their fund at the same time। क्योंकि बैंक के पास जो हिस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा सेम टाइम पे नहीं निकालेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से कमर्शियल बैंक अपना क्रेडिट क्रिएट करता है मेनी मोर टाइम देन देयर कैश रिजर्व एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेवल ऑफ डिपॉजिट एंड मनी मल्टीप्लाई। क्रेडिट क्रिएशन मनी मल्टीप्लाई और इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं समझाती हूँ आपको। अब आपने कुछ लोन जो है, जैसे एक डिपॉजिटर आया उसने कुछ पैसे दिए, अब एक बंदा आया जिसने लोन चाहिए। तो जो बैंक होता है ना वो क्या करता है कि जितना उसने डिपॉजिट करा उसका एक छोटा अमाउंट अपने पास रख लेता है और बाकी अमाउंट वो लोन में दे देता है। जब वो उसको लोन देता है तो लोन के बदले उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है और जो इंटरेस्ट उसको मिलता है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट वो जिसने डिपॉजिट करा होता है उसको इंटरेस्ट अलाउ कर देता है। समझ आया? तो इस तरीके से वो पैसे को क्रिएट करता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? ये वो फ्रैक्शन होता है कमर्शियल बैंक का वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई मनी फ्रॉम द इनिशियल लेवल, जिससे वो इनिशियल लेवल से अपना पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है जो कि उसने डिपॉजिट करा है। ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। जब जहाँ पे LRR का फुल फॉर्म होता है लीगल रिजर्व रेशियो। मनी क्रिएशन क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। हमारा एपेक्स बॉडी होता है जो कि सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और जो हमारा RBI होता है वो सेंट्रल बैंक होता है हमारी कंट्री का। अब RBI के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? बैंक ऑफ इशू है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर्स का बैंक है, और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिल रहा होता है तो ये RBI से लोन लेती है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी रखता है अपने पास। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बताता है, किस तरीके से फाइनेंस वगैरह कंट्रोल करता है। और बैंकर्स बैंक इसको इसलिए कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है बैंकर्स बैंक क्यों कहलाता है? तो बैंकर्स बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फैसिलिटीज़ कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा होता है वही सेम फैसिलिटीज़ सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ क्रेडिट बैंक, सेंट्रल बैंक की सेंट्रल बैंक की क्या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है इसका काम होता है कंट्रोल करना, रेगुलेट करना मनी सप्लाई को, क्रेडिट को किसी भी इकोनॉमी के अंदर। इसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का सेंट्रल बैंक यूज़ करता है, या तो क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करता है तो क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और क्वालिटेटिव मेथड के अंदर मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएजन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग बैंकिंग के। अब इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा रेपो रेट। ये वो रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक लोन ऑफर करता है दूसरे कमर्शियल बैंक को, जो भी उन्होंने सिक्योरिटी प्लेज करी है फॉर द लोन। रेपो रेट इज नथिंग बट जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन देता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, और जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। जब कमर्शियल बैंक का एक्सेस अमाउंट वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराता है और उसके बदले पे जिसको इंटरेस्ट मिल रहा होता है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को
लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, अपने टोटल डिपॉजिट का जो कुछ परसेंटेज होता है जो कि कमर्शियल बैंक को एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखवाना होता है, उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, हर एक कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होती है एक फिक्स परसेंटेज अपना एसेट का मेंटेन करने के लिए अपने इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर किसी लिक्विड एसेट के फॉर्म में। जो कमर्शियल बैंक एक फिक्स अमाउंट का एसेट जो अपने पास रखता है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, SLR। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये वो लीगल मिनिमम फ्रैक्शन होता है टोटल डिपॉजिट which the commercial bank are required to keep it refer to that legal minimum fraction। ये legal minimum fraction होता है टोटल डिपॉजिट का जो कि कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। फिर आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक RBI से पैसा बोरो कर सकती है बिना किसी सिक्योरिटी के when they run short of reserve termed as बैंक रेट। ये मैंने आपको बता दिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, ये वो ऑपरेशन होते हैं जब गवर्नमेंट RBI या तो जो भी बॉन्ड्स होते हैं या बिल्स होते हैं उनको या तो सेल परचेज करती है, तो उसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द, मतलब अगर मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया है, 1 लाख का आपने लोन लिया है और आप 1,20,000 की उसके ऊपर कोलैटरल रखवा रहे हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस यानी जो 20,000 है यही हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। बहुत छोटा सा शॉर्ट क्रिस्प एंड बहुत ही बढ़िया चैप्टर था और ये 6 मार्क्स का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको एक बार आप लोग NCERT रीडिंग ले लेना या जो भी बुक आप लोग यूज़ करते हो, TS ग्रेवाल या संदीप गर्ग, जो भी आप लोग यूज़ करते हो, सॉरी TS ग्रेवाल बोल दिया मैंने जो भी आप लोग VK ओरी वगैरह यूज़ करते हो, TR जन यूज़ करते हो, आप लोग इसकी एक रीडिंग लगा लेना और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी PDF का लिंक मैं डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अगर ओपन ना हो तो एक कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।